एफ में संबंध, या हम कह सकते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन। बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये आपकी क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, ये दोनों के लिए जरूरी है। इसलिए मैंने किसी क्लास का नाम नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। रे ऑप्टिक्स यानी कि हाई स्कूल में बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12 के लिए भी बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों क्लासों के लिए है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे। एक बात मैं और आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कक्षा 10 के लिए इसका सूत्र का निगमन हमारे कोर्स में नहीं है। कक्षा 10 के लिए इस सूत्र का निगमन हमें नहीं पढ़ना, बस हमें इस सूत्र को ही पढ़ना। लेकिन क्लास 12 के लिए इस सूत्र का निगमन हमें पढ़ना, तो इसलिए हमें ध्यान से देखना है अपनी जानकारी के लिए, बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए और न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए भी आपको यह सूत्र की बहुत ही आवश्यकता होने वाली है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फिगर समझा दे रहा हूँ कि फिगर में यह फिगर कैसे बना हुआ है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की जो 6 स्थितियां हैं आपको क्लियरली बता दी गई है इसके पहले वीडियो में, तो आपको साफ दिख रहा होगा। ये अवतल दर्पण हो गया, T इसका ध्रुव है, N यहाँ से एक लंब खींचा हुआ है, F इसका फोकस है, C वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र के ठीक पीछे यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु रखी हुई है जो कि मुख्य अक्ष के क्या है, ठीक लंबवत है, क्या है, AB। और इसका जो प्रतिबिंब है आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है? इस त्रिभुज का नाम आपका हो जाएगा A, B और C। इसके साथ ही एक छोटा सा फिगर एक त्रिभुज और आपको दिख रहा होगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है, यानी कि त्रिभुज ABC और जो त्रिभुज दूसरा है A डैश B डैश और C। बच्चों ये जो दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं दोनों समरूप त्रिभुज है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि समरूप त्रिभुज होते क्या है, यानी कि कैसे हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज है। तो अगर कोई त्रिभुज हो जिसके सभी कोण आपस में बराबर हो हम उसे समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। यहाँ एक कोण 90 अंश का है क्योंकि ये जो वस्तु है क्या है, ऊर्ध्वाधर है। यह कोण भी यहाँ पर 90 अंश होगा क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना वो भी मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ बना, एक कोण बराबर हो गया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यह कोण और यह कोण, यह जो दोनों कोण यानी कि जो बिंदु C पर बना हुआ है दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर है इसका मतलब है कि जो तीसरा कोण होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और यदि एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन सा, पहला हो गया आपका A B C तथा दूसरा हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश C में। अब अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनुपातिक होती है। मतलब लंब का लंब से अनुपात, आधार का आधार से अनुपात और कर्ण का कर्ण से अनुपात सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो हमें यहाँ पर जरूरी हम केवल वही भुजाएं लेंगे, यानी कि हम लंब लेंगे और इसका आधार लेंगे, कर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है इसलिए हम कर्ण के अनुपात को छोड़ देंगे। तो अब जाएगा पहले त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, ये होगा आपका AB बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A डैश B डैश बराबर। पहले त्रिभुज का आधार कितना है, वह है AC, दूसरे त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा आपका A डैश और C। आप इसे मान लीजिए समीकरण 1, ये हमारा हो गया पहला समीकरण, यानी कि हमने दो त्रिभुज ले लिया। अब इसके बाद से आपको दो त्रिभुज और दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर छोटा सा ये दिख रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे, कंडीशन भी ठीक वही होगी जो हमने पहले त्रिभुज की ली थी। इसमें भी एक 90 अंश, ये भी 90 अंश, क्योंकि हमने बिंदु M से इस मुख्य अक्ष पर यह लंब खींचा है और ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा तो तीसरा अपने आप बराबर जाएगा। तो फिर से दोनों समरूप त्रिभुज ले लीजिए, तो तथा समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन सा हो गया, आपके पास हो जाएगा MNF तथा दूसरा हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश F में।
अब इसमें भी वही हम लेंगे, यानी कि लंब का लंब से अनुपात और आधार का आधार से अनुपात को आपस में बराबर कर देंगे। यानी ये हो जाएगा यमन और दूसरा हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश बराबर ये हो जाएगा आपका एन एफ और बटे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डैश एफ। ये हो गया हमारा समीकरण, सॉरी इसे हम समीकरण भी तो नहीं मानेंगे। अब इसके बाद से जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि जो वस्तु हमारे ए बी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक किरण क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलते हैं। यानी कि जो किरण बी से चल रही है, बिंदु बी से जो सीधे दर्पण को बिंदु यम पर मिल रही है, यह किरण यानी कि बीएम, यह जो ए से लेकर के एम तक की जो दूरी है वो उसके क्या है, पैरेलल समांतर। क्यों? क्योंकि जो पहली किरण होती है वो मुख्य अक्ष के हम समांतर लेके चलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर दो किरणें अगर पैरेलल है, समांतर हैं, तो उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब है कि यह जो AB है वह यहाँ पर जो पैरेलल लाइन जो खींची गई है उसमें जो ये लंब खींचा गया है यमन, ये उसके क्या हो जाएगा, बराबर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो BM है वो पैरेलल होगा इसके AN के, इसलिए यह जो यमन होगा वह AB के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यमन बराबर क्या हो जाएगा, AB। अब यमन बराबर जब AB है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण से चेंज कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो इसलिए हमें मिलेगा कि AB बटे A डैश B डैश बराबर NF बटे A डैश F। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब जब दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए हैं तो हम राइट साइड को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमें, अब हमें मिलेगा कि AC बटे A डैश C बराबर ये मिलेगा हमें NF और बटे A डैश F। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हम कौन कौन सी दूरियों को फिगर से निकाल सकते हैं, यानी कि जो दूरी यहाँ पर दी गई है हम किसका किसका मान निकाल सकते हैं, किसका मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं चिन्ह परिपाठी, उसमें मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया है कि जो भी दूरी हम मापते हैं हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। जबकि यहाँ पर यह जो दूरी दिख रही है NF, यह दर्पण के ध्रुव से थोड़ा सा आगे की तरफ है, इसका मतलब हम इसका मान नहीं निकाल सकते। तो अगर हम मान लें कि जो हमारा दर्पण लिया गया है उसका द्वारा क्या हो, छोटा हो, अगर दर्पण का द्वारा भी छोटा होगा तो ऐसी दशा में यह जो बिंदु यन होगा वह P के अत्यंत समीप हो जाएगा। और जब बिंदु यन P के अत्यंत समीप होगा तो इसका मतलब है कि बिंदु यन को हम बिंदु P के अत्यंत समीप, यानी कि हम बिल्कुल उसको एक बिंदु पर मान सकते हैं। अगर हम एक बिंदु पे मान सकते हैं तो यह जो दूरी हमें दिख रही है जो NF है हम उसे PF के बराबर ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। यानी कि अगर हम मान लें कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो तो क्या हो जाएगा, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यन P के अत्यंत समीप होगा, अगर वो P के अत्यंत समीप है तब हम ले सकते हैं क्या, तब जो NF है हम उसे PF के बराबर ले सकते हैं। अब चेंज कर दिए इसमें, इसलिए हमें मिलेगा कि AC बटे A डैश C बराबर PF और बटे हो जाएगा A डैश F। ठीक है। अब चलिए बच्चों ये जो भी मान दिए गए हम चले अब मान हम निकाल लें। तो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कि यह फोकस है, तो ध्रुव से फोकस की जो दूरी होगी यानी फोकस दूरी हम उसे स्मॉल f से दिखाते हैं। A डैश B डैश प्रतिबिंब है तो ध्रुव से इसकी जो दूरी हो जाएगी इसे हम V से दिखाते हैं, और जो ध्रुव है वहां से जो वक्रता केंद्र है इसे हम R से दिखाते हैं, लेकिन वक्रता केंद्र वाली की वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। इस कारण से हम इसे क्या कर देंगे, 2f कर देंगे। यहाँ पर वस्तु रखी गई है, इसका मतलब ध्रुव से इस वस्तु की जो दूरी होगी इसे स्मॉल u से दिखाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला मान हम किसका निकालना है, हमें AC का मान निकालना है। ये रहा AC। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि A से लेकर के P यानी AP की जो डिस्टेंस वो u दी गई है और P से लेकर C तक की जो दूरी है वह 2f दी गई है। इसका मतलब अगर हम इस बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी माइनस कर दें तो यह दूरी हमें मिल जाएगी। तो अतः हम इसे कर सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं AC के स्थान पर लिख सकते हैं हम कि PA
और माइनस PC बटे, ठीक है। अब A डैश C, ये रहा A डैश C, यानी कि यह मान हमें क्या करना है, तो P से लेकर के C तक की डिस्टेंस 2f, P से लेकर के A तक की A डैश की डिस्टेंस v। इसका मतलब है कि हम PC में से अगर हम PA डैश को माइनस कर देते हैं यह दूरी में प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसे कर सकते हैं कि PC और माइनस PA डैश बराबर PF, ये रहा आपका PF, इसका मान हमें पता है f, इसको हम उसी तरह से छोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका PF बटे A डैश f, ये रहा आपका A डैश और ये रहा f। इसका मतलब हमें यह दूरी ज्ञात करनी है। अगर यह दूरी ज्ञात करनी तो हमें पता है कि यह A डैश से लेकर के P तक की दूरी v और यहाँ से यहाँ f तक की दूरी f। तो अगर हम इसमें v में से f को घटा दें तो हमें A डैश से f का मान निकल जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि PA डैश माइनस PF। अब यहाँ क्या लेंगे, PA का मान क्या था, PA का मान ने देखा, जो PA का मान है वह u है, PC का मान क्या है, ये 2f है, हम इसके चिन्ह से मान रखेंगे माइनस u और माइनस f। PA डैश का मान कितना था, माइनस v था, PF का मान कितना था, ये था माइनस f। सभी के मान मिल गए। अब चलिए हम इसके सभी के मान इसमें रख देंगे। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, तो इसलिए हमें मिलेगा PA का मान है माइनस u, ये हो गया माइनस u माइनस PC का मान माइनस 2f, ये हो जाएगा माइनस 2f बटे PC का मान माइनस 2f माइनस PA डैश का माइनस है माइनस v बराबर PF को करते हैं माइनस f, PA डैश है माइनस आपका v, इसके बाद से माइनस PF है आपका f, हो जाएगा माइनस f। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस u प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस v और बराबर माइनस f बटे माइनस v और प्लस f, ठीक है। अब क्या कर दीजिए कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v का u से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा uv और इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस u, ये हो जाएगा f। अब इसके बाद 2f का गुणा इसके साथ तो माइनस 2fv, इसका गुणा f के साथ तो प्लस 2f का स्क्वायर, फिर बराबर f का गुणा इसके साथ तो हो जाएगा 2f का स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस, ये हो जाएगा आपका f। आप देख सकते हैं दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये आपको हो जाएगा, इधर बचेगा uv बराबर, हम सबको पक्षांतर कर दे रहे हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो यानी uf और ये हो जाएगा प्लस 2fv और माइनस है fv, ये दोनों सेम है, घट जाएगा तो uv बराबर हो जाएगा uf और प्लस हो जाएगा क्या fv। अब इसमें क्या कर दीजिए, uvf से भाग दे दीजिए, लास्ट में uvf से भाग देने पर ये हो जाएगा uvf से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा uv बटे uvf बराबर uf बटे uvf प्लस fv और बटे uv और f। अगर आप देखेंगे तो इसमें से सब में से दो नीचे से कैंसिल जाएगा, uv तो uv कैंसिल तो क्या बचेगा 1/f बराबर uf, यहाँ क्या बचेगा 1/v प्लस यहाँ क्या बचेगा fv, तो यहाँ बचेगा 1/u। ये रहा आपका दर्पण का सूत्र, यानी कि गोली दर्पण का सूत्र कर सकते हैं या फिर हम अवतल दर्पण के लिए uv तथा f में संबंध का सूत्र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अवतल दर्पण के लिए बताया। अगर आपको उत्तल दर्पण से संबंधित, यानी कि अगर आपको उत्तल दर्पण भी जानना है कि हम उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ कि इसका आपको जानना है, यानी कि आप उत्तल दर्पण से भी f uv में संबंध ज्ञात करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा, लेकिन आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद।